नमस्कार साथियों, आज हम अपनी टेट सीरीज की लाए हैं वीडियो नंबर 3। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जल में घुले निलंबित अशुद्धियों को अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसके हमारे ऑप्शन हैं क्लोरीनीकरण, अपसादन, आसवन और बाष्पीकरण। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है ये कि निलंबित अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं। तो निलंबित अशुद्धियाँ कहते हैं जल में जो अघुलनशील अशुद्धि होती हैं, यानी कि जो घुलती नहीं है। जैसे कि हमारा रेत हुआ, अगर रेत जल में घुल जाए तो वो घुलना नहीं है। मिट्टी हुई और धूल के कण हुए, तेल हुआ, तो ये वाली जो अशुद्धियाँ हैं वो हमारी निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं। तो उनके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो हमारी अपनाई जाती है अवसादन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, उसे रख देते हैं कुछ देर के लिए, वो नीचे बैठ जाती हैं। तो ये प्रक्रिया जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं उसी के लिए अपनाई जाती है अवसादन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? हमारे ऑप्शन हैं कोयला, सीएनजी, एलपीजी और हाइड्रोजन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, जो आंसर सही होगा वो होगा हमारा सबसे अधिक वायु प्रदूषण, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कोयला। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तो उत्पन्न उत्पाद है। तो पूर्ण दहन यहाँ हमारा किसका होना है? ये होना है सीएनजी या एलपीजी की बात करी है। तो सीएनजी और एलपीजी दोनों ही हमारे हाइड्रोकार्बन ईंधन हैं। तो ध्यान देंगे, दोनों ही क्या हैं? हाइड्रोकार्बन ईंधन हैं। और इनके पूर्ण दहन से CO2 एंड H2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन से जो त्वरित क्रिया करती है वो हमारी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में उपस्थित गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हैं। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं कि 6 गैसेस मेन होती हैं ग्रीन हाउस के लिए। तो ये ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। और नीचे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प। तो हम इनको देखेंगे तो जो ऑप्शन हमारा ए है वो फिट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें तीनों गैसेस जो हैं वो हमारी ग्रीन हाउस प्रभाव को करती हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी सबसे खतरनाक प्रदूषक है? ये है हमारा SR90, SR85, P32 या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये है स्ट्रोंटियम 90। ये हमारा स्ट्रोंटियम 90 ये सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रदूषक है, रेडियोधर्मी है। इसकी अर्ध आयु भी बहुत ज़्यादा है। इसकी अर्ध आयु लगभग 28 वर्ष है। ये हड्डियों में कैल्शियम की तरह जम जाता है और कैल्शियम और ल्यूकेमिया का कारण बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ऑप्शन है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट बनने से, चूने के पानी में बुलबुले बनने से, घुलनशील पदार्थ बनने से या क्लोराइड बनने से। तो इसका हमारा आंसर बैठेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनने से। जब कार्बन डाइऑक्साइड को ताजे चूने के पानी से गुजरते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, उसी की वजह से चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जनित रोग क्या हैं? तो जल जनित रोग हमारे क्या हैं? इसमें हमारा देखो ऑप्शन है डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस और मलेरिया। तो इसमें हमारा आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल जनित रोग, हमारा आंसर होगा हेपेटाइटिस यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु है। हमारे ऑप्शन हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम वेटुलिनम, प्लाज्मोडियम वायरस एंड बैसिलस सबटिलिस।
तो इसमें जो हमारा आंसर होगा खाद्य विषाक्तता, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हमारा आंसर है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। बोटुलिनम ध्यान रखिएगा, जहाँ भी है ये विषाक्तता से संबंधित है, खाद्य विषाक्तता। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह पर टिन का लेप होता है, ना कि जस्ते का। तो जो खाद्य पदार्थ हमारे जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें हमेशा जो सतह होती है, उसकी आंतरिक सतह, उस पर टिन का लेप होता है, जस्ते का नहीं होता है। तो क्या कारण है उसका? ऑप्शन है हमारे, जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है, जस्ता टिन से कम क्रियाशील, या जस्ता टिन से महंगा होता है। तो इसकी वजह है कि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो जस्ता जब ज़्यादा क्रियाशील होता है तो वो खाद्य पदार्थों से क्रिया कर लेगा, तो इसलिए उसका जो लेप लगाया जाता है वो टिन का लगाया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है, ये हमारा है ओस्लो। ऑप्शन नंबर 2 हमारा है इसका ओस्लो। तो ओस्लो में स्थापित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कारण तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है? हमारे ऑप्शन है इंफ्रारेड किरण, क्लोरीन, धुआं या ज्वालामुखी राख। तो इसमें हमारा आंसर बैठता है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। जब तैरता है मनुष्य तो क्लोरीन के कारण उसकी त्वचा जल जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूमोकोनियोसिस से श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं। ऑप्शन है कपड़ा उद्योग में, कोयला खदान में, या धातु उद्योग में, या फिर बीड़ी उद्योग में। तो जो न्यूमोकोनियोसिस रोग है हमारा, ये हमारा संबंधित है फेफड़ों से। ये फेफड़ों की बीमारी होती है, और अब स्पष्ट हो चुका होगा ये कोयला खदान में काम करने वाले श्रमिकों को हो जाती है। इसे हम ब्लैक लंग डिसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक लंग डिसीज भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, हमारे ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, डीजल या पेट्रोल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोयला। तो कोयला हमारा फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, हमारे ऑप्शन हैं जेनोबायोटिक्स, एंटीबायोटिक, फ्यूगीमैन और एनाल्जेसिक। तो इसमें हमारा ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर 1 जेनोबायोटिक्स। तो जो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक हैं, यानी कि जो व्यक्ति की वजह से प्रदूषक होते हैं, वो जेनोबायोटिक्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अनुवांशिक केंद्र स्थापित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवांशिक केंद्र स्थापित किया गया है, हमारे ऑप्शन हैं बर्लिन में, रोम में, ओसाका में या मैनचेस्टर में। तो ये भी हमारा फैक्चुअल है, और याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवांशिक केंद्र रोम में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? रोम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम प्रदूषण करता है? हमारे ऑप्शन है डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन और कोयला। तो इसका हमारा आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन जल में तेजी से वृद्धि करता है? हमारे ऑप्शन हैं हाइड्रा, हाइड्रिला, जलकुंभी और नागफनी। तो हमारा आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलकुंभी। जलकुंभी जल में बहुत तेजी से वृद्धि करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जल में तेजी से वृद्धि कौन करता है? तो जलकुंभी करती हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषक है। हमारे ऑप्शन हैं सल्फर, तांबा, बेंजीन या डीडीटी। तो पहली बात हम देखिएगा कि प्रथम श्रेणी का प्रदूषक क्या होता है, किसे कहते हैं प्रथम श्रेणी के प्रदूषक? तो प्रथम श्रेणी के प्रदूषक वे होते हैं जो स्रोत से सीधे वातावरण में उत्सर्जित हो जाते हैं,
और तुरंत के तुरंत प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल और ये जो हमारे वाहन चलते हैं, इनसे धुआं निकलता है, तो डायरेक्ट जो चीज़ बिल्कुल ये गैस हवा में मिल जाती है सीधी और प्रदूषित करती है, वो होते हैं हमारे प्रथम श्रेणी के प्रदूषक। तो हमारे ऑप्शन जो सल्फर, तांबा, बेंजीन, डीडीटी हैं, इसमें हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंजीन। बेंजीन सीधा हवा में घुलती है, तो ये हमारा प्रथम श्रेणी का प्रदूषक है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं, सल्फर, तांबा, डीडीटी, ये तत्व हैं और ये सीधे ही वायु प्रदूषक के रूप में नहीं आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? तो अभी उसी तरह का क्वेश्चन है ये। तो इसमें प्राथमिक प्रदूषक है, हमारे ऑप्शन है SO2, CO, NO2 या उपरोक्त सभी। तो इसमें जितने भी ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, सबके सब प्राथमिक प्रदूषक हैं, SO2, CO, NO2। तो इसमें हमारा ऑप्शन बैठेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु संकेतक हैं, यानी कि इंडिकेटर हैं वायु प्रदूषण के। इसमें हमारे ऑप्शन है हरी पत्तियाँ, फर्न लाइकेन या लाइकेन और काई या चींटी और आँप। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइकेन और काई। लाइकेन और काई सबसे अच्छे त्वरित संकेतक होते हैं वायु प्रदूषण के। ये वायु प्रदूषण के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जब भी वायु प्रदूषण बढ़ता है तो तुरंत ये लाइकेन और काई बिल्कुल नहीं पनपते हैं वहाँ पे, तो इसलिए इन्हें वायु इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये हमारे लाइकेन और काई जो हैं वो क्या हैं? वो हमारे बायो इंडिकेटर हैं, बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्या है? बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक क्षेत्रों के अत्यधिक प्रदूषण से होता है। हमारे ऑप्शन हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या इनमें से सभी। तो जो औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है वो होता है हमारा वायु प्रदूषण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह बड़ी दुर्घटना जिसमें MIC गैस का रिसाव हुआ। MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है। तो इसमें हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। वो घटना थी भोपाल गैस त्रासदी 1984 में ये घटना हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी जल स्रोत में BOD की अधिकता संकेत करती है। किसकी अधिकता? BOD की अधिकता संकेत करती है। तो BOD क्या चीज़ है? सबसे पहले हम इस चीज़ को जानेंगे। BOD हमारा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है हमारा ये? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं स्वच्छ जल, गंदा जल, पेयजल और खारा जल। इसमें होता क्या है, ये BOD सूक्ष्म जीवों को जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए चाहिए होती है। अगर BOD अधिक है इसका मतलब हुआ कि कार्बनिक अपशिष्ट वहाँ पर ज़्यादा हैं, और कार्बनिक अपशिष्ट ज़्यादा हैं इसका मतलब पानी हमारा क्या है? गंदा है। तो इसका हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंदा जल। तो ये बात ध्यान रखिएगा, BOD की अधिकता संकेत किसका है? गंदे जल का। जहाँ BOD अधिक होता है इसका मतलब कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाती है, और जब पानी में ऑक्सीजन कम हो जाए घुली हुई तो जो जलीय जीव होते हैं वो मर जाते हैं मछली जैसे, और पानी हमारा बदबूदार हो जाता है, उपयोग में लाने लायक नहीं बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BOD, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नदियों के प्रदूषण के लिए मुख्य कारण हैं। तो ऑप्शन है हमारे औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू कचरा, कृषि अपशिष्ट या उपरोक्त सभी। तो देखिए नदियों के प्रदूषण के लिए जितने भी ऑप्शन हैं सब जिम्मेदार हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू कचरा, कृषि अपशिष्ट, सब चीज़ों की वजह से नदियों में प्रदूषण होता है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन बैठता है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नमस्कार, धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।